एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। नमस्कार, एबीपी गंगा की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्राची पारशर। कोरोना की वजह से ये साल देखते ही देखते कब बीत गया पता ही नहीं चला। इस साल उत्तराखंड में क्या रही बड़ी खबरें, हमारे इस खास प्रोग्राम उत्तराखंड 2020 में हम आपको दिखाने जा रहे हैं, तो अगले आधे घंटे बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए, उत्तराखंड के लिए साल 2020 की शुरुआत एक अच्छी खबर के साथ हुई। गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दी गई, जिससे राज्य आंदोलनकारी झूम उठे। प्रदेश के लोगों के लिए सरकार का ये सबसे बड़ा तोहफा था। गैरसैंण हरारीसैंण ये राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी, इसकी मैं आज घोषणा करता हूं और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साल 2020 उत्तराखंड के लोगों के लिए बहुत बड़ी सौगात लेकर आया था। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भराड़ीसैंण में विधानसभा सत्र के दौरान गैरसैंण को प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का ऐलान कर दिया। गैरसैंण हरारीसैण ये राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी, इसकी मैं आज घोषणा करता हूं। लंबे समय से चले आ रहे कयासों के बीच सीएम ने गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक ही मास्टर स्ट्रोक से विपक्ष को चारों खाने चित कर दिया। हैरानी इस बात पर हुई कि सरकार इतनी बड़ी घोषणा करने जा रही थी, मगर विपक्ष को और अन्य आंदोलनकारी संगठनों तक को इसकी भनक तक नहीं थी। इसे लेकर कैबिनेट में चर्चा तो हुई थी, लेकिन मंत्रियों को साफ हिदायत दे दी गई थी कि किसी को इसकी भनक नहीं लगने दी जाए। सदन में घोषणा होने के साथ ही गैरसैंण में जश्न का माहौल शुरू हो गया। सत्ता पक्ष के विधायक जश्न मनाते नजर आए। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का बीजेपी का यह चुनावी संकल्प था। उसने चुनावी संकल्प पत्र में इस मुद्दे को शामिल किया था। गैरसैंण को प्रदेश की राजधानी बनाने की मांग पिछले काफी समय से उठती आ रही थी, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इस मुद्दे पर राजनीति करते आ रहे थे। इस मुद्दे का चुनाव में फायदा उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। गैरसैंण में विधानसभा भवन का निर्माण कार्य हरीश रावत सरकार के समय में शुरू हुआ था, लेकिन गैरसैंण को समर कैपिटल बनाने का ऐलान बीजेपी के शासन में हुआ। इसीलिए बीजेपी इसका पूरा क्रेडिट देने की होड़ में लगी हुई है। देखा जाए तो ये साल गैरसैंण के लोगों के लिए बड़ी उपलब्धि वाला रहा है, क्योंकि गैरसैंण में समर कैपिटल बनने से क्षेत्र का विकास जरूर होगा। अगर सब कुछ ठीक रहा और नेताओं ने गैरसैंण के बहाने फिर से राजनीति ना की, तो इस क्षेत्र में विकास की गंगा बहेगी। एबीपी गंगा के लिए कर्णप्रयाग से जितेंद्र पंवार की रिपोर्ट। मार्च महीने की बात है। इस दौरान पूरी दुनिया में कोरोना का खौफ फैल चुका था, लिहाजा हिंदुस्तान भी इससे अछूता नहीं था। पूरे देश में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया था, जिसका असर देवभूमि में भी दिखा। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। पीएम मोदी का यह संबोधन 24 मार्च 2020 का है, जब कोरोना की लड़ाई के लिए पीएम ने देश भर के नागरिकों का सहयोग मांगा था। साथ ही पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया था। मेरी आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, 21 दिन का लॉकडाउन आपके घर के दरवाजे पर एक लक्ष्मण रेखा खींच दी। पीएम की घोषणा के बाद पूरे देश में अफरा तफरी सी मच गई। लोगों को लगा कि जब देश बंद रहेगा तो खाने पीने की चीजें कहां से आएंगी, इसलिए
दुकानों के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई, मगर सरकार और प्रशासन लोगों से बार बार यही अपील करता रहा कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, खाने पीने की चीजों का कोई संकट नहीं होगा। लॉकडाउन लगे कुछ दिन बीते, काम धंधे बंद हुए, नौकरी के सिलसिले में दूसरे राज्यों में रह रहे लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। ऐसे में लोग अपने घर लौटने लगे। आने जाने के साधन नहीं थे तो लोग पैदल ही सड़कों पर निकल पड़े। इस बीच उत्तराखंड में भी बड़ी संख्या में लोग अपने घर आने लगे। सरकार ने इन लोगों को घर वापस लाने के लिए बसें और ट्रेन की व्यवस्था करवाई, मगर सबसे बड़ी चुनौती इस बात को लेकर थी कि बाहर से आने वाले लोगों से संक्रमण फैलने से कैसे रोका जाए। इसी को लेकर प्रवासियों को 14 दिनों के लिए क्वारंटीन किया गया। ठीक होने पर ही उन्हें अपने घर जाने की इजाजत दी गई। लॉकडाउन के दौरान 3,57,000 प्रवासी उत्तराखंड वापस लौटे थे। जो काम सरकारें पिछले कई साल में चाहकर भी नहीं कर पाई, वो लॉकडाउन के दौरान हो गया। पहाड़ में खाली हो चुके गांवों में फिर से चहल पहल हो गई। सरकार ने युवाओं को पहाड़ में ही रोजगार देने के लिए योजनाएं लॉन्च कर दी, मगर दुर्भाग्य की बात यह है कि धरातल पर योजनाएं बेदम नजर आई और 7 महीने के बाद जो आंकड़े सामने आए हैं वो हैरान करने वाले हैं। पलायन आयोग की तरफ से मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपी गई है। उसके मुताबिक लॉकडाउन में 7 महीने पूरे होते होते 1 लाख प्रवासी वापस महानगरों की ओर लौट गए। ये आंकड़े नवंबर महीने के हैं। अब तो ये संख्या और ज्यादा हो सकती है। अब राज्य में सिर्फ 2.5 लाख के आसपास प्रवासी रह गए हैं। अब इन लोगों को भी प्रदेश में रोके रखना एक बड़ी चुनौती है। कोरोना भले ही एक काले युग की तरह हो, मगर ये कुछ अपॉर्चुनिटीज लेकर आया है। उत्तराखंड में पलायन के मामले में भी यही हुआ है। पलायन रोकने के लिए सरकार युवाओं को वापस लाना चाहती थी। कोरोना की वजह से युवा लौट भी आए, मगर अब सवाल उन्हें रोजगार मुहैया करवाने का है। सरकार की योजनाएं धरातल पर बेदम हैं, जिस वजह से प्रवासी लोग फिर से दूसरे शहरों की ओर लौट रहे हैं। कोरोना के कारण दूसरे राज्य में रह रहे उत्तराखंड के युवा लौटकर अपने घर तो जरूर आ गए, लेकिन अब सवाल ये था कि आखिरकार उनको रोजगार मुहैया कैसे कराया जाए। राज्य सरकार की ओर से तमाम आधी अधूरी तैयारियों के बीच में योजनाएं शुरू की गई, जिसके चलते अब एक बार फिर प्रवासी उत्तराखंडियों ने रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों का रुख करना शुरू कर दिया है। अपने सहयोगी कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, देहरादून। एक तरफ पूरा देश कोरोना से जूझ रहा था तो इसी दौरान नेपाल ने सीमा पर विवाद शुरू कर दिया। नेपाल भारत के हिस्से पर अपना कब्जा जताने लगा, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव पैदा हो गया। एक तरफ पूरा हिंदुस्तान कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा था तो वहीं इसी दौरान हमारे सबसे भरोसेमंद पड़ोसी मुल्क नेपाल ने विवाद खड़ा कर दिया। नेपाल ने एक नया नक्शा जारी किया, जिसमें उसने भारत के 3 हिस्से लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा पर अपना दावा जता दिया। नेपाल ने पहली बार भारत के खिलाफ इस तरह की बातें की थी, जिससे दोनों देशों के बीच तलखी बढ़ने लगी। भारत की तरफ से फिर भी नेपाल को भाईचारे का ही पैगाम दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेपाल को भरोसा दिया कि उसकी 1 इंच जमीन भी भारत हथियाना नहीं चाहता है, मगर नेपाल की मौजूदा सरकार के नेता चीन के चढ़ावे में आकर भारत के खिलाफ बॉर्डर पर साजिश करने लगे। जून जुलाई के आसपास नेपाल की पार्लियामेंट ने एक ऐसा नक्शा पास किया जिसमें लिम्पियाधुरा, लिपुलेख, काला पानी, गुंजी, कोटी और तमाम जो ऐसे स्थान थे जो पिथौरागढ़ जिले के नेपाल से लगते हुए थे, महाकाली नदी के जो इस पार तो थे, लेकिन वो नेपाल ने अपने नक्शे में उनको दिखा दिया और उस नक्शे को पार्लियामेंट से पास कराने के बाद उसने जारी भी कर दिया। दरअसल भारत ने लिपुलेख में मानसरोवर लिंक रोड तैयार किया है, मगर नेपाल ने इस पर आपत्ति जताई और एक नया नक्शा जारी कर दिया, जिसमें उसने इस इलाके को अपना बता दिया। एबीपी गंगा की टीम जब टोह लेने काला पानी तक पहुंची तो रास्ते में ही देखा, जब धारचूला से कैलाश मानसरोवर मार्ग पर चले
तो वहाँ पर जब कहीं भी नेपाल आर्मी के कैंप नहीं होते थे, वहाँ नेपाल आर्मी ने कैंप लगा लिए थे और वहाँ पर हेलीपैड बन गए थे साजो सामान लाने के लिए, और वहाँ पर भारत के सामने एक फ्रंट खोलने की एक तस्वीर बिल्कुल सामने आ रही थी। ये एक ऐसा वाकया था जब उत्तराखंड के लोगों को इन सब चीज़ों से दो चार होना पड़ रहा था। धारचूला में नेपाल और भारत को जोड़ने वाला एक झूला पुल, जिस पर बिना किसी रोक रुकावट के आवागमन होता था, उसको बंद कर दिया गया। लोगों का आवागमन ठप हो गया और नेपाल ने यहाँ पर आने पर रोक लगा दी और यहाँ के लोगों को जाने पर भी वहाँ पर प्रवेश नहीं दिया। तनाव इतना बढ़ा कि धारचूला में स्थित झूला पुल से आवाजाही पर रोक लगा दी गई। विवाद से पहले तक इस पुल से दोनों देश के लोग बेरोक टोक जाया करते थे, मगर अब आवाजाही सीमित है। नेपाल के साथ उत्तराखंड का जो रोटी बेटी का रिश्ता था, जो व्यापारिक रिश्ता था, जो सांस्कृतिक रिश्ता था, वो भी एक तरह से टूट गया था। चूंकि आवागमन बंद हो गया था तो ये सब चीज़ें पूरी तरह से व्यवधान हुआ और ये व्यवस्थित नहीं रही। यह पूरी अव्यवस्था फैल गई और पुराने रीति रिवाज परंपराएं सब खत्म हो गए। नेपाल और भारत का रोटी बेटी का रिश्ता कहा जाता है, मगर नेपाल के कदम से दोनों देशों के रिश्ते में खटास ऐसे आई जिसकी भरपाई शायद ही कभी हो पाए। एबीपी गंगा के लिए अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट। तो कोरोना की वजह से दुनिया ठहर सी गई। भीड़ जुटने पर कोरोना का संक्रमण फैल सकता था, लिहाजा तमाम धार्मिक आयोजनों को रद्द कर दिया गया। कोरोना ने पूरी दुनिया में ऐसी दहशत फैलाई मानो जिंदगी ठहर गई। सड़कें सुनसान हो गईं, हर जगह सिर्फ पुलिस का पहरा था। किसी को नहीं पता था कि आने वाले दिनों में हालात कैसे होने जा रहे हैं। बस अभी तो सिर्फ सरकारों को आने वाले वक्त का इंतजार करना था। मगर कोरोना से बचाव का सबसे बड़ा रामबाण सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना और मास्क लगाना था, जिस पर बार बार जोर दिया जा रहा था। वक्त आगे बढ़ता गया मगर हालात नहीं सुधरे, इसलिए लॉकडाउन भी बढ़ता गया। इस बीच उत्तराखंड की चारधाम यात्रा का सीजन आ गया। अप्रैल महीने में शुरू होने वाली चारधाम यात्रा स्थगित कर दी गई। सिर्फ मंदिर के कपाट खोलने की परंपरा को ही निभाया गया। चुनिंदा लोगों को ही चारधाम के कपाट खोलने की इजाजत दी गई। चारधाम के कपाट तो खुल गए, मगर अभी तीर्थयात्रियों को चारधाम पर आने की इजाजत नहीं दी गई थी। सिर्फ पुजारी ही मंदिर में पूजा पाठ प्रक्रिया संपन्न कर रहे थे। मगर जुलाई महीने में किसी तरह से सरकार ने सिर्फ कुछ श्रद्धालुओं को चारधाम पर जाने की इजाजत दी, जिसके बाद अनलॉक में मिली छूट के बाद पहले प्रदेश के स्थानीय लोगों के लिए और फिर पूरे देश के श्रद्धालुओं के लिए चारधाम यात्रा खोल दी गई। मगर कोरोना की वजह से इस बार यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या काफी कम रही। कोरोना की वजह से कांवड़ यात्रा को तो सरकार ने स्थगित ही कर दिया। कांवड़ यात्रा पर हर साल बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री हरिद्वार आया करते थे। ये धार्मिक आयोजन इतना बड़ा है कि इसमें महज 10 दिन के भीतर कांवड़ियों की संख्या करोड़ों में पहुंच जाती है। मगर इस बार कांवड़ यात्रा पर कोरोना का साया मंडरा रहा था, इसलिए सरकार ने इसके आयोजन की इजाजत नहीं दी। कांवड़ यात्रियों से सरकार ने अपील की कि वो अपनी धार्मिक भावनाओं पर कंट्रोल करें और कोरोना की इस घड़ी में सरकार का सहयोग करें। एक तरफ कांवड़ यात्रा कोरोना की वजह से स्थगित कर दी गई, तो वहीं दूसरी तरफ कैलाश मानसरोवर यात्रा को भी शुरू करने की इजाजत नहीं दी गई। कोरोना के खौफ के बीच गृह मंत्रालय की तरफ से यात्रा के संचालन की इजाजत नहीं मिल पाई, जिस वजह से कैलाश मानसरोवर यात्रा को भी स्थगित कर दिया गया। पिथौरागढ़ के लिपुलेख दर्रे के रास्ते हर साल यात्री कैलाश के दर्शन के लिए जाते हैं, मगर इस बार कोरोना की वजह से शिव भक्तों को मायूस होना पड़ा। कोरोना की दहशत की वजह से उत्तराखंड के तमाम पार्क वक्त से पहले ही बंद कर दिए गए।
राजाजी पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क, फूलों की घाटी समेत दूसरे वन क्षेत्रों को बंद कर दिया गया। हालांकि हालात सामान्य होने पर इन्हें फिर से खोल दिया गया, मगर लॉकडाउन के दौरान यहाँ पर सन्नाटा पसरा रहा। देखा जाए तो ये पूरा साल इसी कोरोना के खौफ के साए में बीत गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो कोरोना लॉकडाउन के दौरान शुरुआत में उत्तराखंड में क्राइम के आंकड़े काफी कम रहे, लेकिन पिछले कुछ महीनों के दौरान ही बदमाशों के आतंक से देवभूमि के लोग दहशत में हैं। उत्तराखंड में ये साल क्राइम के लिहाज से काफी संवेदनशील रहा है। कोरोना के दौरान लगे लॉकडाउन को छोड़ दें तो बाकी कुछ महीनों के भीतर ही क्राइम की ऐसी बड़ी वारदातें हुई हैं जिससे कानून व्यवस्था सवालों में है। हरिद्वार में दंपति की हत्या। 12 अक्टूबर को हरिद्वार के शिवालिक नगर में बुजुर्ग दंपति की हत्या कर दी गई। बुजुर्ग दंपति की लाश उनके घर से बरामद हुई। काफी छानबीन के बाद आखिरकार पुलिस ने मामले का खुलासा कर दिया। मुख्य आरोपी दंपति का परिचय निकला। मुख्य आरोपी सत्येंद्र बुजुर्ग दंपति को पहले से ही जानता था, जिसका फायदा उठाकर आरोपी बुजुर्ग दंपति के घर में घुसा था। मुख्य आरोपी बुजुर्ग दंपति के घर के सामने वाले मकान में किराए पर रहता था। इसी दौरान उसने पीएस अग्रवाल और उनकी पत्नी गायत्री अग्रवाल से जान पहचान बढ़ाई थी। पुलिस ने खुलासा किया कि लूटपाट के बाद बुजुर्ग दंपति की हत्या कर दी गई थी। पार्षद प्रकाश धामी हत्या। पुलिस हरिद्वार मामले की जांच कर ही रही थी कि रुद्रपुर में बदमाशों ने बीजेपी समर्थित पार्षद प्रकाश धामी की उनके घर के बाहर ही गोली मारकर हत्या कर दी। इस वारदात का खुलासा करने में पुलिस को काफी वक्त लग गया। पुलिस ने खुलासा किया कि राजनीतिक और व्यक्तिगत रंजिश में पार्षद प्रकाश धामी की हत्या करवाई गई थी। इसके लिए बदमाशों को 4 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। रुड़की में महिला वकील को मारी गोली। रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली इलाके के लाल कुर्ती में इसी महीने बड़ी वारदात हुई। नकाबपोश बदमाशों ने महिला वकील को गोली मार दी। महिला वकील अपने काम को खत्म करने के बाद घर लौट रही थी। जैसे ही वो अपने घर के करीब पहुंचे तो उस पर गोली चला दी गई। गनीमत रही कि महिला की जान बच गई। लक्सर में 2 युवकों को गोली मारी। लक्सर के बसेड़ा गांव में भी बड़ी वारदात हुई। 2 गुटों के बीच चली आ रही आपसी रंजिश में एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के 2 युवकों पर गोली चला दी। गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक अस्पताल में भर्ती है। पुलिस ने खुलासा किया कि ये दोनों पक्षों के बीच करीब 2 साल से आपसी रंजिश चल रही थी। वारदात के कई दिन के बाद पुलिस ने खुलासा कर दिया और आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच गए। उत्तराखंड में क्राइम के मामलों के इस साल ने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। महज कुछ महीनों में हुई क्राइम की वारदातों से पूरे उत्तराखंड के लोग दहशत में आ गए। जहां एक और पुलिस मामलों का खुलासा करती गई तो वहीं दूसरी ओर बदमाश एक और बड़ी वारदात को अंजाम देते गए। हरिद्वार में बच्चे के साथ दरिंदगी। मगर इन सबके बीच हरिद्वार में 11 साल की बच्चे की दरिंदगी के बाद हत्या ने देवभूमि को शर्मसार कर दिया। 20 दिसंबर को ऋषिकुल क्षेत्र में एक बच्ची पतंग लेने पड़ोसी राजीव की छत पर गई थी। आरोप है कि राजीव के घर रहने वाले उसके भांजे तीरथ ने बच्चे का अपहरण करने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी। बच्चे का शव राजीव के घर की 3री मंजिल पर बने कमरे से बरामद हुआ। गुस्साई भीड़ ने घर में तोड़फोड़ करते हुए आगजनी कर डाली। इस मामले को लेकर पुलिस की खूब किरकिरी हुई। बच्चे के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए प्रदर्शन हुआ, कैंडल मार्च निकाले गए। पुलिस ने एक आरोपी तीरथ राम को तो मौके से ही गिरफ्तार कर लिया था, मगर उसका मामा राजीव फरार हो गया। वारदात के कई दिन के बाद राजीव को यूपी के सुल्तानपुर से गिरफ्तार किया गया। देहरादून में वारदातें भी, खुलासे भी। इस साल राजधानी देहरादून में भी कई बड़ी वारदातें हुई, मगर इन सब के साथ ही पुलिस ने क्राइम कंट्रोल के मामले में कामयाबी भी हासिल की। डीआईजी अरुण मोहन जोशी के नेतृत्व में पुलिस ने एक तरफ नशे के सौदागरों के खिलाफ अभियान चला तो दूसरी ओर पुलिस को सबसे बड़ी कामयाबी उस वक्त मिली जब बदमाश सुरेश जाटव को मेरठ से गिरफ्तार किया गया। सुरेश जाटव के खिलाफ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली के कई थानों में लूट, डकैती
और हत्या के 30 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। 22 सितंबर 2019 की रात अभिमन्यु क्रिकेट एकेडमी के मालिक आरपी ईश्वरन के घर पर बड़ी लूट हुई थी। बदमाशों ने परिवार वालों को बंधक बनाकर लाखों के जेवरात लूट लिए थे। इस वारदात में सुरेश जाटव समेत 9 बदमाश शामिल थे। पुलिस इसे बहुत बड़ी कामयाबी मानती है। उत्तराखंड में पिछले कुछ साल के भीतर क्राइम लगातार बढ़ रहा है, मगर इस साल महज कुछ ही महीनों के भीतर ऐसी कई बड़ी वारदातें हुई जिसने प्रदेश की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया। अभी कुछ रोज पहले ही पुलिस को अशोक कुमार के रूप में नया मुखिया भी मिला। अशोक कुमार ने पदभार संभालते ही कहा कि क्राइम कंट्रोल उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। अब हर किसी की निगाहें इस पर है कि आने वाले दिनों में क्या देवभूमि के आवाम को बदमाशों के खौफ से मुक्ति मिलेगी। उत्तराखंड पुलिस जहां पूरे साल भर कोरोना के चलते सुरक्षा व्यवस्था से जूझती रही, तो वहीं दूसरी तरफ बदमाशों ने भी पुलिस के लिए कम मुश्किलें खड़ी नहीं की। बदमाश पुलिस से एक कदम आगे ही नजर आए। सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंतुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।